बीजेपी है जो सुबह 4 बजे शपथ समारोह करा देती है। आप सबको पता है, जनता सोती रहती है, बीजेपी का शपथ हो जाता है, पूरा भारत देश जानता है। 8 तारीख को इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और सुप्रीम कोर्ट में हमसे बात करने के लिए जाने माने वकील एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे जिस तरीके से बंगाल में हिंसा जारी है, बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है और अभी हाल ही में आपने सुना कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनके पीए की भी हत्या कर दी गई और तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हो रही हैं। और हिंसा के साथ साथ जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद ममता बनर्जी ने तमाम आरोप लगाए बीजेपी पर कि ये चुनाव सीधे सीधे 100 सीटों पर लूट है, ईवीएम की लूट है बताया और उसको राहुल गांधी तमाम नेताओं ने इंडिया गठबंधन के उसको समर्थन भी दिया। लेकिन इसके बाद आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन ये अगर होता है तो इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं, पहले आप बताइए कि चुनाव परिणाम को आप कैसे देखते हैं इस पूरी? देखिए, जो चुनाव हुआ है और चुनाव की जो प्रक्रिया हुई है, जो इलेक्शन कमीशन खड़ा है और जो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब खड़े हैं, इन सबके जो बयान दिए गए हैं, जो इनकी क्रिया प्रणाली रही है, जो इनका कार्यक्रम रहा है, वो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से उतना फेयर तरीके से जनता के हित में नहीं पहुंच पाया जितने की आवश्यकता थी। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान कहना और उसके बाद जयमाला बख्शी का बयान कहना, ये दोनों में ही अपने आप में कहीं न कहीं पर थोड़ा सा जनता के मन में कहीं संशय भी प्रकट किए हैं, तो कहीं न कहीं अंतर विरोध भी उत्पन्न हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि जो 28 लाख वोट जो SIR में काटे गए थे उसको लेकर के बोला गया, जब तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार वोट दे लेंगे। ये भारत देश के संविधान के फंडामेंटल राइट का कंप्लीट वायलेशन हो रहा है और चीफ जस्टिस साहब की नज़रों से हो रहा है। और वो किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया इसकी प्रॉपर व्याख्या तो नहीं हुई, पर यह शब्द कहना कहीं ना कहीं भारत देश की जनता के लिए मेरे नज़र पर तो कहीं ना कहीं पर वो अपराधपूर्ण है। दूसरा, इसके बाद ही इसी SIR के दौरान की क्रम से एविडेंसेस को कनेक्ट करने की और उसके बाद में बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी के जस्ट साथ में अगले दिन या उसी दिन की मुझे याद तो नहीं है डेट, जयमाला बख्शी जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के CGI के साथ की बेंच को एकोमोडेट करते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मान लीजिए जो टोटल वोट ऑफ मार्जिन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम आस्किंग रेजिंग हियर, जो टोटल जो वोट ऑफ मार्जिन है उसमें से यदि उतना 5% हो, 7% हो, जैसे मान लीजिए कुछ है, और उस मार्जिन से यदि वोट डिलीट हुई है या कट हो रही है तो कंसिडरेबल होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरेबल होगा, वही तो 100 सीट की बात कही जा रही है। और लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में यह बोला गया, कल तो मैंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स का और ECI का डेटा जो देखा है, उस डेटा से मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जो 100 सीटों को लेकर के TMC ने जो आर्ग्यूट कर रही है या कांग्रेस पार्टी जो अपनी बात कर रही है, उसमें कहीं न कहीं पर ज्यादा वोटों का मार्जिन नहीं है, लगभग 5000, 4000, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्यादा भी हो सकता है, पर एवरेज रेशियो में निकालूं तो 5000 के आसपास का आता है। इससे तो बात स्पष्ट हो रही कि 293 में यदि 50% TMC को सीट मिलती या मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को दी जाती या किसी थर्ड पार्टी को दी जाती, बीजेपी को न मिलते, तो कहीं न कहीं पर तो इसका समीकरण आज कुछ और होता। तो चीफ जस्टिस का ही स्टेटमेंट, जयमाला बख्शी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका ही स्टेटमेंट सुन लिया जाए तो इसके आधार से तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं पर गड़बड़ियां हुई हैं। ये तो हो गया कोर्ट के पार्ट का ग्राउंड है। अब आ रहा हूं ग्राउंड नंबर जो पॉलिटिक्स का है। जिस दिन से चुनाव हो रहा है उस दिन से आप देख रहे हैं भारत देश में, मुझे लगता है कि यदि पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा में भी सेनाओं की टोटल काउंटिंग कराई जाए और वहां पर बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में जो करंट में भारत देश का चुनाव का ज्वलंत मुद्दा है, वहां की टोटल काउंटिंग कराई जाए तो सरहद से कोई आ सकता है, पर वहां पर वेस्ट बंगाल की सीमा रेखा के अंदर में और जहां जहां पोलिंग बूथ हो रही है वहां पर एक व्यक्ति के लिए 5-5 सिपाही या 5-5 कांस्टेबल या 5-5 CRPF के जवान लगा दिए गए। क्या भारत देश में चुनाव करा रहे हैं कि भारत देश के ही अंदर पाकिस्तान से, चाइना या किसी भी कंट्री से तुम वार कर रहे हो? मुझे लगता है कि पुलवामा का हमले का आज तक निराकरण नहीं हो पाया कि कौन आया, कैसे आया, क्योंकि ऐसे ही आर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया जाता है और उसके बाद उस सारी सीमा रेखा की जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे पूर्वोत्तर सीमा रेखा हो, चाहे उत्तरी सीमा रेखा हो, चाहे पश्चिमी रेखा हो, चाहे मैंगलोर रेखा हो, चाहे इसके साथ में डूरिंग रेखा हो, अफगानिस्तान के साथ में जो टच करती सारी सीमाओं से कहीं न कहीं पर BSF हो या CRPF हो, उन सबको इन्होंने रिकॉल करके इलेक्शन के ड्यूटी पर लगा। इलेक्शन तो खत्म हो गया, अभी भी लगे रहेंगे, आप देखना 1 महीने तक। क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो वर्कर हैं
उनको पूरी छूट दी गई है, पूरे दंगा करो, पूरा मारपीट करो, जितना खुलेआम हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं पूरे भारत देश में। इस तरह से मुझे लगता है इसके पहले के इतिहास इस तरह से न सबूत दिखाए गए, और न हो सकता है कि उस समय के जमानों में इस तरह से नहीं होता रहा होगा, कैमरा सोशल मीडिया का जमाना नहीं रहा होगा। पर भारत देश जिस तरह से जल रहा है वो पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। मुझे लगता है कि इससे भारत देश के नुकसान के सिवाय और कुछ दिखने वाला नहीं है। ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग में इसी का सेकंड पार्ट भी है। जब पोलिंग में जाती है विभिन्न प्रकार के बीजेपी को छोड़ के अन्य पार्टीज के कैंडिडेट या करंट रूलिंग पार्टी जो वहां पर बनी हुई है, वहां पर वो देखती है कि उसके कैंडिडेटों को नहीं जाने दिया जा रहा है। इवन चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का है, जो इतने बड़े वोटों से जीत रहा है, उसको उसके साथ में मारपीट की जा रही है। आप सीसीटीवी कैमरा जहां का वो एलिगेशन कर रहे हैं जारी कर दो, पूरे भारत देश की जनता मान जाएगी कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप एविडेंस तो दिखाओ कि नहीं, काउंटर में दिखाओ कि नहीं जो ममता बनर्जी कह रही है सारी की सारी बातें झूठ है, पूरी बातें गलत कही जा रही है, वो आप दिखाओ, पब्लिश कर दो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे भारत देश की जनता देखेगी उसको। इवन इसी के साथ में जिस प्रकार से हमने देखा, मुझे बहुत हर्ट हुई, उस वीडियोस को मैंने रीट्वीट भी किया है। किस प्रकार से एक किसी भी पार्टी का वर्कर हो, पार्टी का वर्कर तो बेचारा वो जो पार्टी मैसेज करती है वो काम करता है, वैसे ही समझना जैसे पुलिस को जो डीजीपी डायरेक्शन करता है वो काम करता है, वैसे ही समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार भी होते, एक दिन में 500-1000 रुपए पा गए और पोलिंग में बैठे हैं, वो भी ऐसे करते हैं। उसको ऐसे मार रहा है, पकड़ पकड़ के मार रहा है, जो इतना हर्ट हुआ कि ठीक है तुम चुनाव जीत गए, कोई बात नहीं, चुनाव जीतना हारना हर 5 साल में होता रहता है, ये कौन सी बड़ी चीजें हैं। किसी के घर में घुस के मार रहे हो, आग लगा रहे हो, जल रहा है पूरा देश, सीआरपीएफ खड़ी है, शर्म नहीं आती है ऐसे सीआरपीएफ के जवानों को, और ऐसे जो आईपीएस ऑफिसर जो पूरे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हुए घूमते रहते हैं, मैं ये फलाना हूँ ढिकाना हूँ। तुम बेगुनाहों को मारने के लिए तो खड़े हो, इसमें कौन कह रहा है कि नहीं मारोगे तुमको भी तो भारत में हिंदू मुस्लिम चलाना है, नैरेटिव सेट करना है कंसर्न पार्टी के लिए, इसलिए तुम वहां भेजे गए हो। पर तुम्हारे पास है क्या उन लोगों के ऊपर तुमने अभी तक हथियार उठाया? उन्होंने ऑब्जेक्ट करते कम से कम कैसे घर में किसी की आग मत लगाओ, किसी पार्टी को ऐसे मत जलाओ, किसी लोगों को ऐसे मत मारो। डीजीपी या एसपी या कंसर्न और डिपार्टमेंट का ऑफिसर बोलते, पुलिस वाले की हिम्मत है कि एक लाइन वो एक कदम बढ़ा देगा, क्योंकि ऊपर से सारा डायरेक्शन दिया गया है, ये पॉलिटिकल फेम था। अब इन सारी चीजों को जब सुप्रीम कोर्ट का जज, इलेक्शन कमीशन के पास भी बहुत सारी कंप्लेन दी जाती है, इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई सुनने को नहीं तैयार है तो व्यक्ति के पास क्या रास्ता क्या बचता है? या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से यह कह दे कि नहीं, मुझे ममता बनर्जी हो या चुनावी मुद्दे जितने भी हो उनको हम नहीं सुनवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहना शुरू कर दे कि हमें बीजेपी से संबंधित कोई भी कंप्लेन रिसीव नहीं करनी है, तो फिर जनता देखी, फिर इंटरनेशनल कोर्ट जाएगी, कहीं जाएगी, कुछ और करेगी, कुछ ना कुछ तो विकल्प ढूंढेगी। पर सवाल यह भी है कि जब इन सारे ग्राउंडों के आधार पर मार्जिन ऑफ वोट बड़ा कम है, तो चीफ जस्टिस की वोट की बात कि 28% जो 28 लाख के आसपास वोट वो नेक्स्ट उसमें डाल लेंगे, जयमाला बख्शी की बात, जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी बात, तो फिर कब लागू होगी? अब उसको कंप्लाइंस कराएं। तो फिर यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ में वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उसके साथ में यह बोले कि जो एसआईआर के साथ वोटिंग कटी है, जो जस्टिस ने बोला हुआ था, उन सारी चीजों को कंप्लाइंस कराए और दोबारा री इलेक्शन कंडक्ट कराए, क्योंकि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं कराया गया। और जिस प्रकार से बीजेपी ने वहां पर मारपीट करी, जिस प्रकार से करा रही है चुनाव के आफ्टर दैट, ऐसे तो भारत देश 1947 से आजाद है। मुझे लगता है कि जब डिवाइडिंग लाइन थी 14 अगस्त और 15 अगस्त वाली, भारत के लोग ट्रैक्टरों की टालियों में या ट्रेनों की टालियों में चल रहे थे, लदी हुई लाशें, उस तरह का रूप आप निर्धारित कर रहे हैं कि किस देश में हम लोग जीते हैं, किस देश में हम लोग रह रहे हैं। ये कोई तमाशा नहीं चल रहा है पूरे देश में। और मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें खुल के बोलना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो रवैया है और जो इस तरह से होम मिनिस्टर का रवैया है, पूरी तरीके से गलत है। इस्तीफा ना देने की बात जो कही है ममता बनर्जी ने, तो इससे क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा, या फिर इस्तीफा ना देना कोई ज्यादा विकल्प के तौर पर नहीं है? सही नहीं, विकल्प के तौर पर वो तो ठीक है कि अभी सही नहीं है, पर उनके पास 2 रास्ते हैं अभी। वो सुप्रीम कोर्ट भी आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कह सकती है उनको कि आप पहले जाइए इस्तीफा दीजिए, तब हम आपको सुनवाई करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में फंसने जैसा हो जाएगा। दूसरी बात इसी के साथ में राष्ट्रपति शासन लगाना थ्रू गवर्नर्स, आर्टिकल 164 जो इसमें स्पष्ट तरीके से कहा है, तो वो गवर्नर जो चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन अपने आके प्रेजेंटेशन जारी करेगा, गवर्नर को थ्रू राष्ट्रपति करेगा।
कि अब हमने वहां पर चुनाव कंडक्ट करा दिया है। हमने जितने भी कैंडिडेट्स जीते हैं उनको सर्टिफिकेट भी इशू करा दिया है। जो डिस्प्यूटेड विधानसभाएं थी उसके लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लिया है। इसलिए आप वोट और जो भी चीज़ें हैं समारोह की चीज़ें उसका आयोजन करिए, ये कहा जा सकता है। अब इसके लिए जो आर्टिकल 164 का एक्सरसाइज करते हुए गवर्नर वहाँ पर जो अभी करंट हुआ है चुनाव उसके लिए बुलाएगी और उसके लिए प्रीत भोज के तौर पर या ऐसे कुछ करके जो बनाया जाता है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बुलाएगी और बुला करके उसको शपथ समारोह के लिए आमंत्रित करेगी या अपनी सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित करेगी। ये दूसरी प्रक्रिया होगी। अब आरी पर जब तक चीफ मिनिस्टर का पद खाली नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, यह भी ध्यान रखना है। और ये दोनों बातें तब फंसाई गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 28 लाख वोटर अभी इस बार नहीं अगली बार दे लेंगे। ये बड़ा विषय था। ये देखिए उन्हीं की भाषा को मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। ये एक मतलब मुझे लगता है कि यदि 28 लाख वोटर वोट डालते तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता था, अलग रिजल्ट होते, अलग बहुत सारी चीजें हो सकती थी। और वही मैंने आपसे बोला कि वही जस्टिस जमाला बख्शी का भी जो जजमेंट है वो कोर्ट किया गया था कि किसी का भी वोट हम कटने नहीं देंगे, तो वह भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तमाम खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट आएंगी, चुनौती देंगी और साथ ही अगर जरूरत पड़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का भी रुख कर सकती हैं। तो इसका क्या असर पड़ने वाला? सुप्रीम कोर्ट में क्या उनके पास सबूत हैं जो रखेंगी और यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजन? मैंने आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट के ही सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। मैंने अभी आपसे बोला है SIR के हियरिंग के दौरान पर उन्होंने जो बोला था वही सबूत और वही सारी चीजों को कंक्लूड किया जाएगा। ये बात तो बहुत पहले बोली गई थी। और यह दुनिया के इंटरनेशनल कोर्ट में दी जाती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी बेइज्जती है, भारत के जो प्रशासन तंत्र है उसकी भी बेइज्जती है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बेनकाब होता दिखेगा। यह पूरी दुनिया को दिख जाएगा। जिस प्रकार से अपॉइंटमेंट करने की प्रोसेस को इन्होंने किया है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट करने वाला एक ऑफिस बन चुका है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि उनके जो पब्लिकेशन नोटिफिकेशन के आते हैं वो बीजेपी के ऑफिस के लोगो लगे होते हैं, सोशल मीडिया में भी आया था। तो ये सब चीजें तो प्रूफ ही कर रही हैं कहीं ना कहीं पर। और इस तरह का बयान आना मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं पर इन चीजों को कंसिडरेबल हुआ होगा कि यदि ऐसी चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं पर फ्री और फेयर तरीके से होनी चाहिए। ये देश की आवाज है, ये देश की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विपक्ष की पार्टी को होगा तो देश के बाहर का है। कोई विपक्ष की पार्टी का व्यक्ति को ही आप ही अपने पार्टी में बुला लेते हैं। आप उदाहरण देख लिए, 10 दिन पहले का उदाहरण उठा लीजिए। जिस पार्टी को आप दिन भर गालियां देते थे उसके सारे MP ही उठा ले गए, 2/3 ही उसका खत्म कर दिए। आपके पास जहां आपके एक कैंडिडेट होता है वहां आप सारी पार्टियों को तोड़ करके अपना चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। क्या दल बदल कानून है? ये सब गरीबों के लिए कानून बनाए गए। मुझे लगता है कि जो देश में कानूनी व्यवस्था अभी जो चल रही है, जिस तरह से वेस्ट बंगाल की मैं आपको उदाहरण दिखाया हूँ, एक महिला को मैं देखा हूँ जो सोशल मीडिया में उस महिला के साथ में कोई फ्लैग लेकर के इतना बदतमीजी कर रहा है। ये क्या संस्कार है बीजेपी का? हम गुंडा राज खत्म, क्या गुंडा राज के तुमने और शुरुआत कर दी है पूरे देश में। आग लगा रहे, जहां तुम जा रहे हो वहां आग लग रही है, जल रहा है पूरा देश। लेकिन यही मुद्दे क्या जनता को समझ में आए? हिंदू मुस्लिम तभी उन्होंने वोट भी किया है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा भाजपा के लिए सूट भी करता है उस जगह पे। नहीं, बीजेपी के लिए क्या सूट करता है क्या नहीं पूरा देश जानता है और पूरा भारत देश की जनता भी जानती है। पर बीजेपी के वो लेकर के जो विभिन्न प्रकार के आरोप और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के जो विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे, वो आरोप कहीं न कहीं पर सारी चीजों को लेकर के ये सत्यापित होते नजर आ रहे हैं। कहीं पर EVM का मसला आ रहा है तो कहीं पर उसके साथ में आपने देखा होगा कि SIR से वोट काटने का मसला है, तो कहीं कोई विधानसभा मान लीजिए है और वो विधानसभा आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, आप कैसे हार जाए उस विधानसभा का ही डिवाइडेशन 3-4 टुकड़ों में कर दिया जाए। यहाँ का पार्ट उस वाले विधानसभा में डाल दो, इस वाले पार्ट को उस वाले में डाल दो, उस वाले विधानसभा को उस वाले डाल दो, कम्युनिटी डिवाइड कर दो। इस तरह से तरह तरह के जो गुंजाइश होती है वो सबका परिसीमन के नाम पर कर दिया जाएगा। कुछ जो है तो BLO ही नाम काट देगा, शिफ्टेड वोट दिखा देगा कि नहीं आप प्रभात तो यूपी में वहां रहते ही नहीं है, प्रभात तो दिल्ली में है, भले आपका सब कुछ वहां बना होगा डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे विभिन्न तरीके बीजेपी बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से काम करती है। इतना मुझे लगता है कि कोई पब्लिक का वायलेशन नहीं करता है, फंडामेंटल राइट्स का कम से कम इतने बुरी तरीके से
भारत देश में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ये चुनावी लूट ही है जो चुनावी लूट नहीं, पूरे देश की लूट है, पूरे देश के अर्थतंत्र की लूट है, पूरे देश के लोकतंत्र की लूट है, पूरे देश के जनता के अधिकारों की लूट है। पूरे देश की जनता जिस तरीके से सड़कों में खड़ी है उसका कोई सुनने वाला नहीं, तो मीडिया को सुन सकती है, न कोई चैनल चला सकते हैं। हिम्मत है कोई चला देगा बीजेपी के खिलाफ में? लेकिन चला दे तो 2 दिन 2 घंटे नहीं रहेगी बीजेपी सरकार, और तो और आप बात छोड़ दो। लेकिन 2 घंटा, मैंने आपसे क्या बोला, 2 घंटा नहीं खड़ी होगी। चला दीजिए एप्स्टीन फाइल के बारे में, चला दीजिए भारत देश की बेरोजगारी के डाटा, चला दीजिए भारत देश में जो पुलवामा ये दुनिया भर के हमले किए गए हैं, चलाइए सारा, पूरा मीडिया ना गायब ना हो जाए तो बताना अगले दिन से। ये सब मीडिया का कमाल है, चमत्कार है। मीडिया जिसको चाहे उसको ब्रांडिंग कर दे, जिसको चाहे उसको डोमेन कर दे। भारत देश में अब यही सब चलने वाला है। लेकिन और राज्यों के भी रिजल्ट आए हैं, केरल के आए हैं, वहाँ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, असम के भी आए हैं। देखिए वहां भी होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे होगा, क्रम से होगा। पानी का प्रवाह हो रहा है ना, अब आपको धीरे धीरे सब मिल जाएगा। केरला, कर्नाटका तो उनके पास 1-2 बार आए हैं, केरला बचा है, तमिलनाडु बचा है, वहां भी पहुंच जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी चीजें हैं? तो पूरे भारत देश में कैसे उनको जाना है उसकी तैयारी वो कर चुके हैं, और कैसे वहां पर सेट करेंगे अपने आप को इसकी भी तैयारी उन्होंने कर लिया है, और सब तैयारियों के साथ हो जाएंगे। जैसे सीआरपीएफ लेके गए हैं। आपको एक इतिहास में एक नाम यदि याद हो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी आप सबने, फिरोज शाह तुगलक था। उसने अपनी कैपिटल को, ये पीछे दिल्ली, आप सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा आगे जाए ना, यहाँ फिरोजाबाद के पास, यहाँ से अपनी कैपिटल को देवगिरी ले जाता है। वो क्यों ले गया था? अब पूरा लांग लश्कर के साथ में लेके गया था। बाद में फेलवर भी हो जाता है, क्योंकि वहां दूर में वहां पर सबसेट नहीं हो पाती चीजें। बहुत सुरक्षित जगह ढूंढा था वो। ऐसे ही ये भी सब कुछ करेंगे, पर ये चुनाव के लिए करेंगे। जो रीच होगा उसको कैसे करना है, जो उस स्टेट को कैसे अपने कंट्रोल में करना है, अपने कुछ ग्रुप दोस्तों को कैसे देना है, क्योंकि सारे दोस्तों को ही सब चीजें मलाई देनी है, और सारी सेंट्रलाइज करके अपने पास ही सारे चंदे आए, अपने पास ही सारी चीजें पहुंचे। बाकी जो कुछ बचा खुचा रहेगा, सीबीआई ईडी को दौड़ा दिया जाएगा, तुम भी जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के लाओ, अगले दिन वो भी सिलेंडर कर देगा इनके आगे। सिर्फ एक भारत देश में पार्टी का कॉन्सेप्ट जो डेवलप्ड हो रहा है वही आगे बढ़ेगा। यार अंतिम सवाल यही है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेंडिंग चले जाते हैं केसेस, फिर उसके बाद 5 साल बाद फिर चुनाव हो जाते हैं, फिर यही मुद्दा हार गए तो ईवीएम आ जाता है। देखिए ये कोर्ट कब किस मैटर को लेकर के पलटी मार जाए यह कहना थोड़ा सा कई बार मुश्किल भी होता है, और किस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इधर से उधर हो जाए यह भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि ममता बनर्जी भाजपा जिस विषय से, जिस तरह से, जिस प्रकार से सारी चीज़ों का जवाब चाहती उसी प्रकार से देना भी चाहिए, जो मुझे लग रहा है उसी प्रकार से कांग्रेस भी। पर कांग्रेस थोड़ा सेकुलर तरीके से करना चाहती, शब्दों से खेल के, पढ़े लिखे होकर के, ज्ञान की बातें करके। पर ममता बनर्जी इस तरह से नहीं सुनती है। वो जिस भाषा में ये कर रहे हैं उसी भाषा का जवाब दे रही है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में हिंसा बढ़ रही है, या तो इस पार्टी के लोग मरेंगे या उस पार्टी के लोग मर रहे, मर तो जनता ही रही है। वहां तो ना तो अमित शाह का बेटा जा रहा है युद्ध करने के लिए, ना तो ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी जाएगा। लड़ कौन रहा है? वर्कर लड़ रहा है, मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। तो ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं पर हम ही लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे कि वहां से सीआरपीएफ हटाई जाए, वहां पे ऐसे प्रशासनों को हटाया जाए जो दमनकारी हो, और ये सारी चीजों को हम लोग ही उठाएंगे मुद्दों को। पर यह है कि अभी उनकी क्षमता, उनकी दक्षता, उनकी कुशलता पर भारत देश को, सबको यह पता था कि शायद हो जाए। पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को कंसीडर भी करेगी, पर सबसे पहले यही सवाल उठाएगी कि पहले आपने अभी तक क्यों शपथ समारोह जो अपना चीफ मिनिस्टर का पद है, आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया है? यहाँ से सवाल होना शुरू होगा। सरकार बनाने की तैयारियां बीजेपी कर रही है। नहीं, वो करेगी, उसके पास तो सब है, धन तंत्र है, बल तंत्र है, सीआरपीएफ दिख ही रही है आपको, उसके साथ में और तंत्र है, मशीनरी तंत्र पूरा लगा हुआ है, तो वो तो सब करेगी। पर उसको भी जो सामने वाला भी लड़ रहा है तो इतना आसानी से तो नहीं छोड़ देगा सत्ता को। तो इस्तीफा नहीं देंगी तो भंग नहीं हो जाएगा विधानसभा? नहीं, वो भी होने वाला है, पर वो उसके पहले वो सारे ग्राउंडों के साथ में कि चुनाव फ्री और फेयर तरीके से नहीं कंडक्ट हुआ है, आर्टिकल 147 के साथ में आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर वो सारी सीसीटीवी फुटेज को जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस ऑर्डर दिया था, आप सबको पता है, सैटरडे की बात है, याद होगा 3-4 दिन पहले, कब चुनाव की डेट कौन सी थी? पोलिंग की 2 तारीख की बात है, मुझे याद है 4 तारीख के पहले। हाँ 2 तारीख की बात है। 2 तारीख को सुबह यहाँ पर मैटर लिस्ट था,
और कोर्ट ने बोला था कि 45 दिन तक आप सीसीटीवी फुटेज को नहीं डिलीट करोगे, नहीं डिस्ट्रॉय करोगे, तो उसको पब्लिश कर दे, पूरे भारत देश की जनता देख ले। अभिषेक बनर्जी मांग भी रहे हैं। करेक्ट, यही तो मांग रहे हैं, हर कोई मांग रहे हैं, और यही ग्राउंड लेकर के ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देगी। बात समझ में आ गई होगी। और वो तब तक बनी रहेगी जब तक उसको पब्लिश नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। वो कहेगी कि हमको पूरा दे, पूरा सीसीटीवी पूरा पब्लिश कर दे, हम नहीं मांग रहे हैं, पूरे भारत देश को पब्लिश करके दिखा दिया जाए। तो दिखाएगी कैसे बीजेपी? बीजेपी इसलिए ही दिखाएगी कि बीजेपी ही शर्मसार हो जाएगी, बीजेपी की ही कारनामे सारे स्पष्ट हो जाएंगे, बीजेपी की चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या अंग और अभिन्न अंगों से, तंत्रों से काम किया है, वो सब दिख जाएंगे, इसलिए वो नहीं करेगी। मतलब फंस गया पे। करेक्ट, इसीलिए बीजेपी अभी तक में नहीं, तो अब तक में बीजेपी वो बीजेपी है जो सुबह 4 बजे शपथ समारोह करा देती है। आप सबको पता है, जनता सोती रहती है, बीजेपी का शपथ हो जाता है, पूरा भारत देश जानता तो है। 8 तारीख को जो तैयारी चल रही है वो नहीं हो पाएगी आपको लगा? अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पर उसके पहले बहुत कुछ होने वाला है। यदि वो सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी करेंगे तो चीफ मिनिस्टर से के पद से वो नहीं हटेगी। मैं अभी बोल रहा हूँ, दोबारा भी यही बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे Thank बात you. करने के लिए। आपकी क्या